सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो ऑफ परफेक्ट वर्ल्ड एंड आई डू होप कि तुम लोगों ने इससे पहले का जो वीडियो था उसे चेकआउट जरूर किया होगा, तभी जाके तुम्हें आज के इस फैंटास्टिक से ब्रेकडाउन वीडियो में मजा आने वाला है। क्योंकि गाइस लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हम जान चुके थे कि जो हे जिनमिंग है ना, वो ऑलरेडी शी हाओ यानी कि हुआंग का सफाया करने के लिए निकल पड़ा था। साथ ही यहाँ पर उसे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी दी गई थी कि अगर वो यहाँ पे उसे खत्म कर पाता है तो उसके पूरे ही क्लैन को एक सुप्रीम क्लैन का भी दर्जा दिया जाएगा। बस फिर क्या, वो यहाँ पे निकल पड़ता है पूरे जोश के साथ। वही दूसरी तरफ ग्रैंड एल्डर ने यहाँ पर जिनके 5 सुप्रीम थे ना, उनमें से भाई आधे से ज्यादा को ठिकाने लगा दिया था और यहाँ पे शी हाओ को लेकर वो इंपीरियल पास की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब यहाँ से गाइस कहानी की शुरुआत होती है। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है कि इंपीरियल पास वाला जो एरिया था, यहाँ पर तेजी से बारिश हो रही थी। अब बारिश ही कोई ऑर्डिनरी बारिश नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर खून की बरसात हो रही थी, जो देखकर प्रिंसेस का फादर भी इवन की शॉक्ड था और वो यहाँ आसपास के नजारे को देखकर कहने लगता है कि कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वाकई में सीनियर मैंग ने जो फॉरेन रेलम के सुप्रीम बींग्स थे उन सभी को स्ले कर दिया है, वरना ऐसा फिनोमेना देखने को कैसे मिल सकता है। अब यहाँ पे सुप्रीम बींग्स जब फॉल होते हैं ना, तो यहाँ पे हेवन वीप्स अपीयर होता है, जहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे हेवन खुद भी रो रहा हो। यानी कि ये जो खूनी बारिश हो रही है ये इस चीज का सिंबल है। अब यहाँ हर एक बंदा हैरानी के साथ बस ऊपर की ओर देखे जा रहा था। अब तभी यहाँ पे हम देख पाते हैं कि अचानक से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और एक बंदा चिल्लाते हुए कहने लगता है कि एक मिनट जरा देखो, सेलेस्टियल साइन अभी भी रुका नहीं है। अब तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इतने बड़े बड़े पावरफुल बींग्स जब मारे जाते हैं ना, तो यहाँ पे इनका एक बैकलैश भी रिलीज होता है, विच मीन्स कि जैसे हेवन खुद इन्हें सजा दे रहा हो। जहाँ पे हम देख पाते हैं कि बड़े बड़े बोन्स जो है वो ऊपर से गिरने लगते हैं, लेकिन उससे पहले ही सब कुछ जैसे शुरू हुआ था वैसे ही पलक झपकते खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रैंड एल्डर आ चुके थे। ग्रैंड एल्डर का ऑरा ही इतना ज्यादा टेरिफाइंग था कि हर एक चीज को वो डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं। अब यहाँ पे जो फॉरेन रेलम के जो बाकी लोग थे ना, जिनमें से 2 सुप्रीम बच गए थे, वो यहाँ पर इसे देखते साथ ही कहने लगते हैं कि इसे अभी की अभी मार डालो। अब यहाँ एम्परर क्लैन का ये जो बंदा था जिसके की व्हाइट हेयर है, ये आगे आ जाता है और यहाँ आते साथ ही अपने ब्लड एसेंस का यूज करने लगता है और कहने लगता है कि एक बार मैं अपने एम्परर क्लैन के ब्लड एसेंस का यूज कर लो, बस फिर मेरा काम हो जाएगा। मैं इसके जरिए से मेरे जो एंशिएंट एंसेस्टर है उनकी पावर को यहाँ पे समन कर सकता है और उसके जरिए से मैं इसे धूल चटा दूंगा। अब यहाँ पे डिवोरिंग ऑल थिंग्स नाम के स्ट्रेचर को ये बाहर निकालता है, जिसके अंदर वो उस ब्लड को डालता है। अब ऐसा करना ही था कि तभी हम देखते हैं कि एक रे ऑफ लाइट सीधा आसमानों से जा टकराती है, एक अलग ही टाइप के पोर्टल को ये कास्ट करता है, जहाँ हम देख पाते कि गोल्डन कलर के जो टेक्स्ट थे वो चारों ओर आसमान में बिखर जाते हैं। तभी यहाँ पे एक सर्कल बनने लगता है। शी हाओ भी ये नजारा बहुत ही अच्छे से देख रहा था और उसकी आंखों में ना जैसे हर एक पैटर्न, हर एक चीज जैसे कैद होती जा रही थी। इस दौरान अगले ही पल ग्रैंड एल्डर खुद को इस सर्कल के अंदर पाते हैं, विच मीन्स ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कोई ट्रैप है जो कि डोमेन का शेप लेते हुए उन्हें डिवोर कर जाती है अपने अंदर, और यहाँ पे ग्रैंड एल्डर इसके अंदर अब फंस चुके थे। देखने से ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा कोई आर्टिफैक्ट हो जिसके सेंटर में वो मौजूद है, साथ ही उनके पास वो वुडन रूटिंग चेस्ट बॉक्स भी मौजूद था। अब यहाँ पे धीरे धीरे करके ये पूरी जगह हमें दिखाई जाती है। अब यहाँ इस जगह को कहा जाता है 18 फोल्ड प्रोग्रेटरी फील्ड, जो कि किसी रियलम जैसा है, जैसे कि एक इमॉर्टल किंग के ब्लड के द्वारा फॉर्ज किया जाता है ताकि इसके अंदर मौजूद बंदे को मार करके उसे सील किया जा सके। जिसके बाद वो यहाँ पे बताने लगता है कि हमने सिर्फ तुम्हारे जैसे कीड़े को मारने के लिए इतने पावरफुल और रेयर चीज को एक्टिवेट किया है, जिसके अंदर इमॉर्टल बैटल ब्लड का एसेंस भी मौजूद है। बैंक त्यानजिन, तुम्हें तो इस वक्त खुद के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड फील होना चाहिए। तुम्हें फील होना चाहिए कि सच में तुम काफी ज्यादा ब्लेस्ड हो कि फॉरेन रियलम के इतने पावरफुल ट्रेजर के जरिए से आज तुम्हारी जान ली जाएगी। अभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कुछ घोंसले फिगर्स जो है वो तेजी से ग्रैंड एल्डर के आसपास मंडराने लगती है। इसकी बकवास सुन के ग्रैंड एल्डर इसकी तरफ देखने लगता है। तभी यहाँ ये सारी जो सोल्स थी ना, एक साथ वो इन सबको कमांड करते हुए कहने लगता है कि इसे पकड़ो और पकड़ के इसे तड़पा तड़पा के मार डालो। गाइस अब यहाँ पे जो ग्रैंड एल्डर के पास जो उसकी स्वॉर्ड थी ना, यानी कि शी हाओ की दालू इमॉर्टल स्वॉर्ड, अचानक से वो इसका यूज करते हुए इन सभी को स्ले कर रहे थे। लेकिन जो ब्लड एसेंस था ना, तो यहाँ ग्रैंड एल्डर जैसे जैसे बंदों को यहाँ पर निपटाते जा रहे थे ना, तब उनसे निकला हुआ वो जो ब्लड था उसे वो तलवार ऑब्जर्व कर लेता है। ये चीज शी हाओ दूर से ही नोटिस कर लेता है। अब यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूं, शी हाओ इस वक्त हेवनली स्टोरेज स्पेस में मौजूद है और वो देखकर ही समझ आता है कि ग्रेट लुओ स्वॉर्ड इस वक्त इमॉर्टल ब्लड एसेंस के साथ रेजोनेट कर रही है। इसका कोई तो चक्कर होगा। अब ग्रैंड एल्डर के पीछे ये जो ब्लड मिस्ट बन रहा था ना, इसके अंदर से एक फिगर सामने आता है जो कि देखने में किसी मॉन्स्टर जैसा लग रहा था और ये काफी ज्यादा एक्सपेंड करते हुए सीधा उनके ऊपर हमला करने के लिए आता है। अब मैं तुम्हें बता दूं कि ये एक इमॉर्टल ट्रू ब्लड के द्वारा फॉर्म किया गया एक ब्लड मॉन्स्टर है। ग्रैंड एल्डर इसकी तरफ द लुओ इमॉर्टल स्वॉर्ड के जरिए से एक स्लैश अटैक कर देते हैं, जो कि जो ब्लड मिस्ट था उसे चीरते हुए सीधा उससे टकराने वाला था। लेकिन तब तक ये बंदा वो यहाँ बस अपने एक इशारे से ही एक नहीं दो नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा स्लैश अटैक सीधा उसकी ओर बढ़ा देते हैं और ये पल भर में होता है, वो भी इसके बिना हाथ पैर हिलाए। तो अब तुम अंदाजा लगा लो कि ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पे तभी ग्रैंड एल्डर को हम देख पाते हैं जो कि उनसे बचने की कोशिश करता है और क्या मार्शल आर्ट स्किल्स वो दिखाते हैं। अब यहाँ पे अच्छी बात ये थी कि ग्रैंड एल्डर के पास ना इस वक्त वो जो रूट एंड वुडिंग चेस्ट बॉक्स था वो भी मौजूद था, जो कि उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा था एक तरफ से। वहीं दूसरी तरफ दालू स्वॉर्ड
स्वॉर्ड भी बहुत ही इजीली इन सबको स्ले कर रही थी। लेकिन गाइस चाहे जो भी हो जाए, इतने सारे स्लैश अटैक से ये दोनों अकेले कैसे डील कर पाते हैं। और इस दौरान जब वो जो चेस्ट बॉक्स था ना, जब वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, तभी एक स्लैश अटैक सीधा उसके कंधों से जा लगते हैं। अब यहाँ पे ये जो ब्लड निकल रहा था ना, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं दालू इमोर्टल स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर देता है। अचानक से ये काफी तेजी से रेजोनेट करने लगता है, जो देखकर इवन के ग्रैंड एल्डर तक शॉक्ड थे कि आखिर इसमें हो क्या रहा है। अचानक से ये तेजी से ग्लो करने लगती है। ग्रैंड एल्डर इसे बस देखे जा रहे थे और इसके अंदर से गोल्डन कलर की एनर्जीज निकलते हुए इन्हें एक पास्ट का इन्हें कोई ग्लिम्स नजर आता है, जिसमें वो एक ऐसी झलक देख पाते हैं जहाँ पर वो खुद को किसी और बंदे के अंदर पाते हैं जो कि काफी ज्यादा तगड़ा वाला था और दिखने में किसी मॉन्स्टर जैसा लग रहा था, जिसके 6 हाथ थे और तो और उसके 3 से ज्यादा सिर थे। या फिर मैं ये कहूँ कि जिन लोगों को इसने स्ले किया था उनके जो हेड है उसने अपने बाकी के हाथों में इसे थामे रखा था। आई डोंट नो, तुम लोग देख के अंदाजा लगाओ कि ये क्या ही चीज है। मतलब कि यार इतना क्रीपी टाइप का लग रहा था। लेकिन अचानक से यहाँ पे जो फिनोमेना क्रिएट होता है ना, उसके चलते ग्रैंड एल्डर और ये जो बंदा जो भी था, इसका जो विल पावर है ये आपस में रेजोनेट करते हुए जैसे दोनों एक ही पर्सन बन जाते हैं। और अगले ही पल ग्रैंड एल्डर उसी वे में स्वॉर्ड को लहराते हैं जिस वे में ये बंदा उठाता है। और यहाँ में बताया जाता है कि ये असल में ग्रेट लुओ स्वॉर्ड का फेटस रेजोनेंस है, जैसे कि इमॉर्टल बरिंग स्वॉर्ड स्ट्राइक कहा जाता है। और भाई ग्रैंड एल्डर का ये खतरनाक लुक देखो, जहाँ उनकी जो लेफ्ट आई है वो अचानक से एकदम किसी इविल डीमन की तरह ग्लो करती है और चिल्ला के वो अपनी स्वॉर्ड को मारते हैं। जो स्वॉर्ड स्ट्राइक इतनी ज्यादा खतरनाक और टेरिफाइंग थी कि यहाँ पर वो स्वॉर्ड स्ट्राइक इस बंदे यानी कि ये जो मॉन्स्टर था ना, ब्लड मॉन्स्टर, इसके टुकड़े करते हुए ये इनका जो ब्लड डिवोरिंग जो ट्रेजर था ना, ये आर्टिफैक्ट है, इसको ही वो चकनाचूर कर देते हैं। ओ भाई साहब, यहाँ पे ये नजारा देखकर बाकी के जो सुप्रीम बीइंग्स थे उनके होश उड़ चुके थे। और ये बंदा जिसने कि इस अटैक को परफॉर्म किया था, अपने ब्लड एसेंस का यूज किया था, उसको दा वोंग बैकलैश मिलता है, यानी कि एक ऐसा जख्म जो कि इसके ऊपर ही उल्टा पड़ जाता है। इसके दिल में एक बहुत ही गहरा जख्म पड़ चुका था। अब यहाँ पे सारे लोग हैरानी के साथ देख रहे थे कि तभी उनमें से एक कहने लगता है कि मेंग त्यांगजिंग, वाकई में तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बट एट द एंड तुम अकेले हो। और तुमने वो कहावत तो सुनी होगी कि अकेला चना कभी भी घड़ा नहीं तोड़ सकता, बस वही हालत है तुम्हारी। और इस वक्त यहाँ पर इतने सारे हमारे जैसे जो सुप्रीम बीइंग्स है, ये कहते हुए सबके सब यहाँ पर अपने अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट्स को बाहर निकालते हैं, जो कि इनका पावरफुल या फिर मैं ये कहूँ दी मोस्ट पावरफुल ट्रेजर है। इसका यूज करते हुए ये लोग सीधा एक साथ हमला कर देते हैं। लेकिन ग्रैंड एल्डर भी इनके पास वो जो ट्रेजर बॉक्स था ना, यानी कि वो गोल्डन रूटिंग वुडिंग चेस्ट बॉक्स, उसे वो आगे कर देते हैं, जो कि इतने पावरफुल शील्ड को क्रिएट करता है कि सारे अटैक को वो इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है। और बस मौके का फायदा उठाकर वो उस बॉक्स के साथ यहाँ से काफी दूर निकल जाते हैं। अब उसे भागता हुआ देखकर बाकी सारे लोग भी उसके पीछे पड़ जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम लाख कोशिश कर लो, तुम भाग नहीं सकते। यहाँ पे ग्रैंड एल्डर को भागता हुआ देखकर शिहाओंग कहने लगता है कि सच में उम्र के साथ साथ इनकी ताकत भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और जरा इनकी कनिंगनेस को तो देखो, पहले ये खुद बुलाते हैं और सारा खेल खेलने के बाद यहाँ से भाग भी जाते हैं। अभी यहाँ वो बंदा जिसने की अभी अपने ब्लड एसेंस का यूज किया, तो वो कहने लगता है कि तुम्हारे सारे वेपन्स तो यहाँ पे पड़े हुए हैं, जो कि अभी भी स्पेस में पूरी तरीके से फ्रीज हैं, तो तुम भाग के कहाँ जाओगे। देखते हैं कि बिना आर्टिफैक्ट, बिना किसी ट्रेजर के तुम कब तक ऐसे मुंह छुपा के भागते रहते हो, कब तक यहाँ पे हमारा सामना करोगे। यहाँ पे तभी सभी लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा अभी भी कि एक बैटल फील्ड को बस इमॉर्टल आर्टिफैक्ट के क्लैश नहीं क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे ये सभी लोग अपने अपने आर्टिफैक्ट्स को वापस बुलाने लगते हैं, जहाँ पे ग्रैंड एल्डर को भी हम देख पाते हैं, जो कि अपने 10 रियलम डायग्राम समेत सारी चीजों को आपस में यहाँ पे रेजोनेट कराते हुए अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और यहाँ वो इमीडिएटली सेकंड के आधे हिस्से में ही 10 रियलम डायग्राम को रेजोनेट कराता है इम्प्रेसिबल स्क्रिप्चर के साथ, ताकि ये जो फील्ड क्रिएट हुआ है इसे वो रेजिस्ट कर पाए। और कहीं ना कहीं इनका ये काम होने भी लगता है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि जो इम्प्रेसिबल स्क्रिप्चर है वाकई में वो अपने टेरिफाइंग पावर को अनलीश करते हुए इस फील्ड के साथ रेजिस्ट करने लगता है, यानी कि इसके खिलाफ जाते हुए इसे डिस्ट्रॉय करने लगता है, ताकि ग्रैंड एल्डर यहाँ से बाहर जाकर अपनी दाव पावर को भी बहुत ही अच्छे से यूज कर पाए। ये देख कर ना सभी लोग हैरान थे और कहने लगते हैं कि वाकई में इम्प्रेसिबल स्क्रिप्चर बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। और जरा देखो, उसने तो इस पूरे के पूरे बैटल रियलम को बस अपनी बॉडी के दम पर ही पूरी तरीके से निस्तनाबूद कर दिया। वो यहाँ पर हमसे फाइट करता रहा सिर्फ अपनी बॉडी के साथ। इवन की 10 रियलम डायग्राम जैसे इतने पावरफुल ट्रेजर को अवेकन करने के लिए उसने अपनी सारी हदें पार कर दी और ग्रेट टाउ का यूज किया। जरा देखो फोर्सफुली कैसे उसने इस बैटल रियलम को ही तोड़ दिया है। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि इनका चेहरा बता रहा था कि कितना ज्यादा शौक लगा इन्हें। यहाँ पे जो बाकी के सुप्रीम बीइंग्स थे ना, ये सभी लोग अब डिसाइड करते हैं कि हम इसका पीछे ऐसे तो नहीं छोड़ने वाले। अब यहाँ पे ग्रैंड एल्डर का वापस से ये लोग पीछा करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड एल्डर शीहाओ से कहने लगते हैं कि इंपीरियल पास के पास जो बैटल चल रहा है वो और ज्यादा भयानक होता जा रहा है। वहाँ पर उन लोगों को तुम्हारी स्ट्रेंथ की जरूरत है, तुम्हारी जरूरत है, और अगर तुम मेरे साथ रहोगे यहाँ पर तो मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहेगी, जिसके चलते मैं अच्छे से बैटल पे फोकस नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम वहाँ चले जाओ, तो बेहतर यही होगा कि तुम वहाँ पे तुरंत निकल जाओ। ये सुनकर शीहाओ अपने मास्टर की बात कैसे टाल सकता था। वो उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए कहने लगता है कि उम्मीद करता हूँ कि द ग्रेट लुओ स्वॉर्ड फेटस आपको हील करे, वो आपका हमेशा साथ दे। ग्रैंड एल्डर अपना खास ख्याल रखिएगा। ये कहते हुए शीहाओ इमीडिएटली यहाँ से चला
चला जाता है। अब तभी जैसे ही वो जाता है ना, पीछे से एक उड़ता हुआ तलवार ग्रैंड एल्डर को मारने के लिए सीधा उनके पास आ जाता है, लेकिन वो इनके बिल्कुल कान के पास से निकलता है और ग्रैंड एल्डर इससे डॉज कर जाते हैं। तभी जैसे ही वो टर्न होते हैं, अब तभी ग्रैंड एल्डर इन लोगों से कहने लगता है कि क्योंकि यहाँ पर ये जो बैटल है ये बैटल ऑफ सुप्रीम बीइंग्स है, तो यहाँ पर हमें ही बस लड़ना चाहिए, किसी और को इसमें शामिल नहीं होने देना चाहिए। अब यहाँ पे ये सुनकर जो दूसरा बंदा था वो कहने लगता है कि तुम चाहे जो मर्जी कर लो, एक बार तुम्हें मार देना, हम उसके बाद जो इंपीरियल पास है उसे पूरी तरीके से एफर्टलेस बना देंगे। ये कहते हुए वो अपने ब्लड आर्ट टेक्निक का यूज करते हुए मून स्लेइंग सैबर, जैसे कि सुप्रीम बीइंग कॉन्ग टू का लाइफ बाउंड डिवाइन वेपन कहा जाता है, उसे वो बाहर निकालता है और उससे एक ऐसा स्लैश अटैक करता है जो कि यहाँ पर एक जाइंट से एनर्जी बॉल का शेप ले लेता है, जो कि एक्सप्लोड कर जाता है। काफी बड़े बड़े एनर्जी फायर बॉल सीधा ग्रैंड एल्डर की तरफ चलने लगते हैं, लेकिन यहाँ ग्रैंड एल्डर के सामने एक काफी पावरफुल और ट्रांसपेरेंट डिफेंसिव बैरियर बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम शियाओ को भी देख पाते हैं जो कि इंपीरियल पास की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। अब यहाँ रास्ते में ही अचानक से मौसम बदलने लगता है, बिजलियां कड़कती हैं और तभी यहाँ पर हे जिनमिंग की एंट्री हो जाती है, जो कि आते साथ ही शियाओ से कहने लगता है कि हुआंग, फाइनली इतने वक्त बाद हमारी मुलाकात हो ही गई। और वैसे एक बात बताओ, अरे तुम यहाँ से इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो? तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम यहाँ से बच के निकल पाओ? शियाओ उसे देखकर कहने लगता है कि अरे रे तुम्हें देखकर ना मुझे बड़ा रिग्रेट हो रहा है कि जो लोग मुझे पहले हंट करने आए, जिनको मैंने पीट पीट के क्या बुरा हाल कर दिया उनका, काश मैं कुछ लोगों के साथ ऐसा कर पाता और मैं उन्हें ऐसे जिंदा न छोड़ता। तुम्हें देखकर लगा नहीं था कि तुम यहाँ पे लौट के मेरे पास आओगे। ये कहते हुए शियाओ फुल किलिंग इंटेंट के साथ उसकी ओर देखने लगता है। अब यहाँ पे शियाओ की बड़ी हुई कल्टीवेशन को देखकर वो बंदा भी शॉक था और कहने लगता है कि अच्छा तो इतने कम वक्त में तुमने सेल्फ सोवरेन रियलम में ब्रेक थ्रू भी कर लिया। पर अफसोस की बात है कि मेरे एंसेस्टर ने खुद मुझे पर्सनली गाइड किया है, उन्होंने मुझे ट्रेन किया है, उन्होंने मुझे सिखाया है, जिसके चलते मेरी जो पावर है, मेरी स्ट्रेंथ बढ़ के एम्परर क्लैन के लेवल तक पहुंच चुकी है। अब तुम्हारा क्या होगा? अब अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो चलो फिर मैं पहले तुम्हें मौका देता हूँ कि तुम पहले 10 मूव्स मेरे अगेंस्ट चलो। ये सुनकर शियाओ कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है, ठीक है फिर बुरा मत मानना और अपने इस फैसले पर रिग्रेट मत करना। ये कहते हुए शियाओ हैंड साइन बनाने लगता है और इमीडिएटली यहाँ पे शियाओ अपने एंशिएंट मॉन्ग लीनेज की उसी बुद्धा टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जो देखकर यहाँ पे हे जिनमिंग भी कहने लगता है कि मैं भी मेरे एंसेस्टर के द्वारा सिखाई गई इस सीक्रेट टेक्निक का यूज करूंगा, जैसे कि आज तुम अपने नजरों के सामने विटनेस करने वाले हो। अब यहाँ पे हे वुशेंग के द्वारा सिखाए गए पर्सनली एक सीक्रेट टेक्निक जिसे कि हेवन बर्निंग क्रॉस इम्प्रिंट कहा जाता है, उसे वो कास्ट कर देता है। अब गाइस एज वी नो कि शियाओ ऑलरेडी यहाँ पे हे वुशेंग का सामना कर चुका है और इस टेक्निक को देखते साथ ही वो कहने लगता है कि ये वही फेमिलियर सी मूव है। इसी के साथ वो यहाँ पर अपने पियर्स डिल्यूजन का यूज करता है, जिसके चलते इसके डिवाइन आइज यहाँ पे उसके मूव्स का पता लगा लेती है और इसी के जरिए से सारे के सारे इसके मूव्स में जो भी फ्लॉज होते हैं ना वो भी शियाओ को नजर आने लगते हैं, जहाँ पर वो देख पाता है कि कैसे उसके सारे अटैक्स एक दूसरे से लिंक्स है, लेकिन इनके बीच का जो फ्लॉज है वो कहाँ मौजूद है। बस फिर क्या, शियाओ यहाँ पर उस जायंट से फिगर के जरिए से एक जोर का मुक्का एग्जैक्टली उसी फ्लॉ वाली जगह पे मारता है, जिसके चलते भाई सारे के सारे ये जो अभी फैंटम बने थे ना सारे के सारे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। हे जिनमिंग हैरान। तभी वो डीमन गॉड धर्मा फॉर्म जिसे कि पर्सनली ही वुशेंग ने सिखाया था, ये एक और टेक्निक है, इसे वो परफॉर्म कर देता है। अब ये जायंट सा फिगर और शियाओ का यहाँ पे जो पीछे से जायंट सा फैंटम बना था, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट भिड़ जाते हैं, दोनों ही हैंड साइन बनाते हैं और बिल्कुल एग्जैक्टली उसी शेप को कॉपी करते हुए दोनों एक दूसरे की तरफ टूट पड़ते हैं और दोनों का क्लैश देखने लायक था। लेकिन शियाओ यहाँ पे रिटर्न टू निर्वाणा फिंगर जो कि वेंडरिंग बुद्धास 8 फॉर्म का जो 5th फॉर्म है उसको चल देता है। अब यहाँ पे ये स्ट्राइक जैसे ही वो चलता है ना तो सीधा इसके फोरहेड पर एक रे ऑफ लाइट जा लगती है, जिसके चलते ये जो डीमन वाला जो जायंट सा फिगर था ये कम्प्लीटली शैटर्ड हो जाता है, जिसके चलते हे जिनमिंग पूरी तरीके से स्पीचलेस हो चुका था। और तभी उसके पीछे से जो इम्प्रेशबल स्क्रिप्चर है जो कि गोल्डन बॉडी को रिफॉर्जिंग के काम आता है उसका वो यूज कर देता है और यहाँ पे वो कहने लगता है कि इस इम्प्रेशबल स्क्रिप्चर के जरिए से मैं इसे जरूर से ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वैसे भी इस स्क्रिप्चर को मेरे एंसेस्टर ने मुझ तक पास डाउन किया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इम्प्रेशबल स्क्रिप्चर का यूज करता है, लेकिन इसे क्या पता जिस एंसेस्टर ने इसे इतना कुछ सिखाया है शियाओ ने कैसे इसके साथ डेथ टू डेथ का बैटल लड़ा है और क्या हालत कर दी थी हे वुशेंग की। अब कमेंट में बताना तुम में से किसने उस एपिसोड को देखा था। इसी के साथ ही अपनी आंखें खोलता और कहने लगता है कि मुझे जो छोटे मोटे जख्म लगे है ना ये इस स्क्रिप्चर के आगे कुछ भी नहीं। बंदे की आप बोलती बंद हो जाती है जब शियाओ का यहाँ तगड़ा वाला मुक्का आके इसे बिल्कुल मसल देता है चींटी की तरह। शियाओ उससे कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम अपने एंसेस्टर के आसपास भी नहीं हो। ये कहते हुए शियाओ तेज तनातन मुक्के पे मुक्का उस पे बरसाने लगता है और कहने लगता है कि परफेक्ट। इससे पहले कि एम्परर क्लैन के उन मक्कारों को मैं ठिकाने लगाने जरिए से सबसे पहले मैं थोड़ा वार्म अप कर लूंगा। ये कहते हुए शियाओ पूरा गुस्सा इसके ऊपर उतार देता है। वहीं दूसरी तरफ वो ग्रैंड एल्डर जो कि अभी भी इन लोगों से बैटल करने में जूझ रहे थे, यहाँ पर ग्रैंड एल्डर के ऊपर काफी सारे अटैक होते हैं, यहाँ तक कि उनका जो आर्मर था उसमें भी हल्का सा क्रैक पड़ जाता है, लेकिन उनके विल पावर और उनकी स्ट्रेंथ में जरा भी कमी नजर नहीं आती। लेकिन यार एक तरफा बैटल वाकई में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। इस दौरान ये सभी लोग वापस से इनसे फाइट करने के लिए फिर से चारों ओर से घेर लेते हैं और चारों डायरेक्शन से एक साथ इनके ऊपर हमला किया जाता है। लेकिन जो ग्रैंड एल्डर थे ना वो बहुत ही
इजीली इनसे डील कर पा रहे थे। पर तभी यहाँ पर वो जो ओल्ड मैन था ना, उसकी सटक जाती है और इस मौके का फायदा उठाकर अचानक से वो अपना जो स्पेयर है सीधा उनके आर पार कर देता है और वो बंदा खुश होते हुए कहने लगता है कि फाइनली अब इसका चैप्टर खत्म होने वाला है, सभी लोग मेरे साथ आओ। अब यहाँ इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, अचानक से जो टेरिफाइंग ऑरा ग्रैंड एल्डर की बॉडी से निकलती है ना, उसे देखकर इस बंदे का गला भी सूख चुका था। तभी यहाँ पे वो अपने स्पेयर को खींचने लगता है, लेकिन ग्रैंड एल्डर जो कि खून की उल्टियां कर रहे थे, उनके फेस के ऊपर एक किलिंग इंटेंट वाला लुक आता है और जो द ग्रेट दालू इमॉर्टल स्वॉर्ड का जो फेटस है ना, वो यहाँ पे इसकी मदद करने लगता है। साथ ही इम्परेशेबल स्क्रिप्चर उसके हाथ को जैसे फ्रीज कर देता है। तभी ग्रैंड एल्डर उस भाले को पकड़ते हैं और उसे देखकर कहने लगते हैं कि परफेक्ट, ये परफेक्ट चांस है। और भाई उनकी तलवार ऐसे मूव करती है जैसे वो खून की प्यासी हो सदियों से और चला के बिल्कुल इसके गर्दन के ऊपर वार करती है। इसी के साथ एक और सुप्रीम बीइंग का खेल खत्म। अब ग्रैंड एल्डर यहीं पे नहीं रुकते, बल्कि वो तो उसके फोरहेड को भी टारगेट करते हैं और इतना दर्दनाक और इतनी बेरहमी के साथ वो इसे ठिकाने लगाते हैं कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। और एक बात याद रखना गाइस कि इस वक्त ये भी बहुत ज्यादा जख्मी है, फिर भी ये इस कदर की स्ट्रेंथ का यूज कर पा रहे हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दालू स्वॉर्ड की पावर और ज्यादा अनलीश होती है, जो देखकर पीछे मौजूद जो सुप्रीम बीइंग्स थे ना, ये लोग डर जाते हैं, डर के मारे कांपने लगते हैं और कहते हैं कि इसे जल्द से जल्द खत्म करो, मुंह क्या देख रहे हो। यहाँ पे वो जो सुप्रीम बीइंग था इस मौके का फायदा उठाकर जैसे जैसे अपनी इंजरीज के साथ भागने लगता है। इससे पहले कि इसकी सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता, लेकिन हेजन विंग तो हंसता है क्योंकि उसने सोच लिया था कि ये जो युगु नाम का सुप्रीम बीइंग है, इसको तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा। जो देखकर सारे के सारे सुप्रीम बीइंग्स और ज्यादा डरने लगते हैं। अब ये लोग फॉर्मेशन कास्ट करते हैं। एक बंदा तो काफी सारे बड़े बड़े कल्ट्रॉन के जरिए से थंडर एनर्जी से हमला करता है, लेकिन ग्रैंड एल्डर इससे भी बच जाते हैं। तो तभी पीछे वो रेड एयर वाला बंदा उनके ऊपर एक स्लैश अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन स्वैग देखो ग्रैंड एल्डर का, वो यहाँ पर उनके छाती के अंदर जो घुसा था ना स्पेयर, इसको ही रिवर्स में मारते हैं और इनके ये जो स्पेयर मतलब फंसा हुआ था ना इसकी बॉडी में, ये उल्टी डायरेक्शन में जाने लगता है, पीछे से सीधा इस व्हाइट हेयर वाले बंदे के ऊपर हमला कर देता है, जिसके चलते भाई इसकी आंखें से खुली की खुली रह जाती है। एम्परर क्लैन का ये लॉर्ड जो कि अब तक इतना ज्यादा गुरूर में था, इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। यहाँ पे वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रैंड एल्डर रिवर्स में आकर इसके ऊपर हमला कर देते हैं। वो बंदा भागते हुए कहने लगता है कि तुम हमें मारोगे, हम हेवन एंड अर्थ के द्वारा प्रोटेक्टेड सुप्रीम बीइंग्स है, यहाँ तक कि वो भी हमें कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो सबसे पहले अपने ट्रू स्किल्स को दिखाओ। ये कहते हुए वो स्पेयर को अपने अंदर से बाहर निकालता है, जिस पर ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि जैसा तुम कहो, तुमने वैसे सही कहा, अगर सुप्रीम बीइंग्स की बैटल हो रही है तो सुप्रीम स्किल्स का तो यूज करना होगा ना। ये कहते हुए दालू स्वॉर्ड को सीधा वो उसकी तरफ थ्रो कर देते हैं और यहाँ इम्परेशेबल स्क्रिप्चर जो है अपना कमाल दिखा दिया, जिसके चलते वो बंदा जो यहाँ पे फोर्स निकल रही थी ना, उसके आगे रेजिस्ट नहीं कर पाता। और ग्रैंड एल्डर बताने लगते हैं कि तुम्हें सिर्फ इतना पता है कि मैंने इम्परेशेबल स्क्रिप्चर को कल्टीवेट किया है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि इसके अलावा भी मेरे पास ऐसी और भी डिवाइन एबिलिटीज हैं जो कि एक बार में तुम्हारा खेल खत्म कर सकती है। अब यहाँ पे ग्रैंड एल्डर अपने यिन यांग आर्ट का यूज कर देते हैं, जिसके चलते जो दूसरी लेडी सुप्रीम बीइंग थी ना, उसके होश उड़ चुके थे और ग्रैंड एल्डर की जो प्रीमोर्डियल स्पिरिट थी वो यहाँ पर इस मेथड के जरिए से सीधा ये जो बंदा था इसकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है, जिसके चलते वो बंदा कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी प्रीमोर्डियल स्पिरिट मेरी बॉडी के अंदर कैसे एंटर हो सकती है। अब ग्रैंड एल्डर की जो प्रीमोर्डियल स्पिरिट थी वो हमें दिखाई जाती है, जो कि इस आर्ट के चलते स्प्लिट हो चुकी है। अब गाइस यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूं कि ये एक एंशिएंट हेवनली टेक्निक है जो कि बहुत ही सालों पहले एग्जिस्ट किया करती थी और इसकी ताकत बहुत ही ज्यादा है। इवन की फॉरेन रियल्म के लोग भी इसे देखकर खौफ खाने लगते हैं। वो लेडी बताने लगती है कि इसने न सिर्फ यिन यांग ड्यूअल की को कल्टीवेट किया है, बल्कि इसके जरिए से वो अपनी प्रीमोर्डियल स्पिरिट और अपनी ब्लड की एनर्जी यानी कि दोनों को सेम समय पर स्प्लिट भी कर सकता है। और जिसके रिजल्ट अनुसार यहाँ पे उन्होंने अपनी प्रीमोर्डियल स्पिरिट को भी फॉर्म कर लिया, वो भी अपने ट्रू ब्लड के जरिए से, और ये बस टेम्परेरीली है। तो भाई ये जो एम्परर क्लैन का बंदा था वो कहने लगता है कि अब जबकि तुमने अपनी आधी स्प्लिट के साथ मेरी बॉडी के अंदर एंटर होने की जरूरत की है, उसकी सजा तुम्हें मिल के रहेगी। अब मैं तुम्हें अपनी बॉडी के अंदर ही रिफाइन कर दूंगा। यहाँ पे वो अपनी ब्लड आर्ट का यूज करते हुए उसे रिफाइन करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रैंड एल्डर की प्रीमोर्डियल स्पिरिट जो कि इसकी बॉडी के अंदर थी वो भी रेजिस्ट करती है, जिसके चलते इसे और पेन होता है। अब तभी यहाँ पे जो बाकी का प्रीमोर्डियल स्पिरिट जो कि रियल बॉडी के साथ था वो यहाँ अपनी फुल पावर को अनलीश करते हुए अपने उस जायंट से वेपन के जरिए से जैसे ही इसके ऊपर हमला करने वाला था, बाकी के सुप्रीम बीइंग्स कहने लगते हैं कि हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, और ये लोग भी अपनी पावर को सीधा उसकी बॉडी के अंदर डालने लगते हैं। लेकिन ग्रैंड एल्डर जो कि अपनी वॉर गॉड धर्मा फॉर्म को एक्टिवेट कर चुके थे, वो यहाँ पर जायंट स्वॉर्ड के जरिए से सीधा एक तगड़ा वाला स्लैश अटैक उस बंदे की ओर कर देते हैं, जिसका इम्पैक्ट इतना ह्यूज था कि यहाँ इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है कि सारे के सारे जो बाकी के सुप्रीम बीइंग्स थे ये काफी दूर जा गिरते हैं। और यहाँ पे हमें वॉर गॉड धर्मा फॉर्म जो कि मैंग की प्रीमोर्डियल स्पिरिट से इवॉल्व हुआ है उसे दिखाया जाता है, और ये कितना मैसिव है। यहाँ पे वो अपनी स्काई ओपनिंग आर्ट तक का यूज कर लेते हैं, जो देखते साथ ही एम्परर क्लैन का ये बंदा जो कि मौत के कगार पहुंच चुका था, वो यहाँ पे अधमरी हालत में कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारी पूरी आर्मी कभी भी इस जगह को फतह नहीं कर पाई, लेकिन कैसे, तुम अकेले कैसे रोक सकते हो। ग्रैंड एल्डर अपनी स्वॉर्ड को उठाते हैं और कहने लगते हैं कि अगर एक इंसान आएगा तो मैं एक को निपटा दूंगा, अगर 100 की तादाद में आएंगे तो मैं 100 को मारूंगा, और 1000 आएंगे तो हजारों को भी। जब तक मैं यहाँ पर अपने दम पे खड़ा हूं ना, तब तक इंपीरियल पैलेस में तुम में से कोई एक
भी घुसपैठ नहीं कर सकता। उसके बाद गाइस ग्रैंड एल्डर यहाँ पे जो अटैक करते हैं ना, ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, जरा इसका इम्पैक्ट देखो। ये इतना तगड़ा वाला स्लैश अटैक था कि इसकी बॉडी 2 हिस्से में स्प्लिट हो जाती है, आसपास के प्लैनेट्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि ये एक प्लैनेटरी लेवल का अटैक था। बस फिर क्या, यहाँ वापस से इंपीरियल पास के पास से खूनी बारिश होने लगती है, जिससे पता चलता है कि सुप्रीम बीइंग कॉन्ग तो अब मारा जा चुका है। जिसके बाद जो 2 एंटर्स बचे थे ना, वो उल्टे पैर यहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ इन्हें देखकर ग्रैंड एल्डर भी बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड फील करता है, लेकिन तभी उसे वापस से वही बंदा नजर आता है जिसने की तब उसे दालू और स्वॉर्ड के जरिए से मदद की थी। अब तभी यहाँ पे वो उसकी तरफ फ्लाई करने लगते हैं। वही दूसरी तरफ यहाँ ग्रैंड एल्डर का डिसाइपल यानी कि अपना शी-हाओ, उसने यहाँ पर हे जिनमिंग की हालत खराब कर दी थी, उसको भी इसने निपटा दिया था और इसकी बॉडी हवा में फ्लाई करते हुए काफी दूर जाने लगती है। और जैसे ही वो जमीन पर लैंड करता है, शी-हाओ उसकी तरफ उंगली करते हुए कहने लगता है कि ना मुन्ना ना, भागने की कोशिश मत करना। लेकिन यहाँ जान का खतरा सबको होता है, ये उल्टे पैर दौड़ता है। शी-हाओ उसे भागता हुआ देखकर कहने लगता है कि क्या हुआ, मुंह छुपा के कहाँ भाग रहे हो, बहुत उछल रहे थे ना। पर तभी पीछे से ग्रैंड एल्डर आकर उसे रोक लेते हैं और कहने लगते हैं कि इस वक्त इंपीरियल पास के पास रेनफोर्समेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए हमें जल्द से जल्द वहाँ पे लौटना होगा। तभी यहाँ पे आसमान से एक जायंट सा फिंगर आकर इनके ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन यहाँ पे दोनों ही तब तक गायब हो चुके थे, क्योंकि ग्रैंड एल्डर ने मौका देखते ही खतरे को भांप लिया था। जो देखकर ये बंदा कहने लगता है कि अरे यार, फिर से बच के निकल गया, कोई बात नहीं, कभी तो हाथ लगोगे, कब तक ऐसे मुंह छुपा के भागते रहोगे। फिलहाल के लिए इंपीरियल पास तुम्हारा है, जब तक मौज कर सकते हो कर लो, क्योंकि बहुत जल्द ये हमारा होने वाला है। दूसरा बंदा भी कहने लगता है कि हाँ, बहुत ही जल्द हम सभी लोग यहाँ पर आने वाले हैं, हमारा रियलम बहुत ही जल्द इस पैस को असॉल्ट कर देगा, और जिसके बाद यहाँ पर इस एंशिएंट सिटी पर लगे उस सील को तोड़कर उस सिटी को वापस से अवेकन करेंगे। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और ग्रैंड एल्डर और शी-हाओ जो कि एक अलग ही जगह पर पहुंच चुके थे, यहाँ पे शी-हाओ आते साथ ही सबसे पहले अपने मास्टर की ओर देखता है, उनके जख्मों को देखता है और कहने लगता है कि आपके ये जख्म, जिसमें वो कहने लगता है कि हाँ, अफसोस की बात है यार, मैं चाहता तो बहुत सी टेक्निक का यूज कर सकता था, लेकिन उन सुप्रीम बीइंग को मैंने अपने आप को टेम्पर करने के लिए यूज किया, चाहता तो कब का उन्हें मिटा सकता था, लेकिन मैं नहीं यूज करना चाहता था। सब देख रहे हो। और अब ग्रैंड एल्डर आगे बताते हैं कि अगर सब कुछ सही से चलता ना, तो इस क्रिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन को भी मैं कंप्लीट कर लेता, और मैं बस एक स्टेप से पीछे रह गया और ये टेम्परिंग भी काम नहीं आई। ये सुनकर मतलब शी-हाओ को समझ नहीं आ रहा था कि वो बोले तो बोले क्या। तो कहने लगता है कि आपके कहने का मतलब ये है कि जितना आपने दिखाया, आप इससे भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। भाई यहाँ पे इवन कि मैं खुद हैरान हूँ। यहाँ पे शी-हाओ की बात सुनकर ग्रैंड एल्डर हंसने लगते हैं और कहते हैं फिलहाल के लिए हमें किसी और चीज पे फोकस करना चाहिए, और वो उसकी दालू इमॉर्टल स्वॉर्ड और वो जो वुडन रूट एंड चेस्ट बॉक्स है, वो भी उसे लौटा देते हैं। इसी के साथ शी-हाओ भी इसे अपने पास रख लेता है और ये लोग इंपीरियल पास के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ सारे लोग जैसे इन्हें सही सलामत देखते हैं ना, तो भाई इनके जान में जान आ जाती है। सभी लोग उनके नारे लगाते हैं। यहाँ पे सीनियर मैंग तियानजिन और उनके पियरलेस जीनियस होने के इतने सारे नारे लगते हैं ना कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। पूरा का पूरा इंपीरियल पास में एक नया जोश आ जाता है फॉरेन रियलम के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। सभी लोग खड़े होते हैं कि हमारे पियरलेस जीनियस आ चुके हैं, हुआंग को लेके वो वापस आ चुके हैं। न सिर्फ वो हुआंग को सही सलामत वापस लेके आए हैं, बल्कि फॉरेन रियलम के सुप्रीम बीइंग्स को भी उन्होंने स्ले कर दिया। और गाइस, इसी कमाल की एंडिंग के साथ हमारा आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो यहीं पे एंड होता है। और अब नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो में हम परफेक्ट वर्ल्ड का चल रहा है ये जो आर्क है ना फॉरेन रियलम वाला, इसके बिल्कुल पीक पे पहुंचने वाले हैं और उसकी शुरुआत होगी। बट इससे पहले गाइस, मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।